Hello and good evening all of you. Welcome to the Alpha S Academy's UPSC Environment Series and we are at the lecture 22. आज हम लोगों ने आपके लिए नई चीज़ बनाई है और वो चीज़ है बैकग्राउंड को वाइट किया क्योंकि हम खुद येलो बैकग्राउंड में पढ़ाते थक गए थे। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में। एक्चुअली अब हुआ क्या, देखो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई एनिमल प्लांट्स और ह्यूमन एनिमल्स एंड ह्यूमंस की, और ह्यूमंस का जो एक्सप्लॉयटेशन था प्लांट्स को लेके या वाइल्ड लाइफ को लेके वो बहुत बढ़ता चला गया। तो अब हमें लगा कि यार इस पेज से अगर हम जाएंगे तो हम तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे, तो ज़रूरत पड़ गई प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स की। मतलब कुछ एरियाज़ ऐसे बनाए गए कि उनको प्रोटेक्ट किया गया कि नहीं भैया यहाँ पे कोई ना कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस होगी, ना कोई यहाँ जाएगा, और यहाँ के जो पशु पक्षी हैं या यहाँ की जो वन संसाधन हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इनको प्रिजर्व किया जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। तो हमारा अपना मतलब था उसमें, ठीक है, क्योंकि अगर हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द सस्टेनेंस ऑफ इकोलॉजी ऑन दिस प्लैनेट। एंड अगर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारी जितनी भी पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं सब खत्म हो जाएंगे, तो ह्यूमन विल सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, वी विल सीज टू एग्जिस्ट। आई एम वेरी सॉरी फॉर दी बैड राइटिंग। लेट्स बिगिन। तो प्रोटेक्टेड एरियाज थे, अब अलग अलग बनाए गए। तो बेसिकली दो टाइप में बनाएंगे, या तो लैंड पे बनाएंगे या पानी में बनाएंगे। तो पानी वालों को तो बोल दिया हमने मरीन, ठीक है। लैंड के लिए हमने बहुत सारे रखे। तो बेसिकली लैंड के लिए हमने बनाए नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। बेसिकली जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं वो किस चीज़ को लिमिट करते हैं? ह्यूमन ऑक्यूपेशन को लिमिट करते हैं, और जो वहाँ का एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसको भी लिमिट करते हैं। दो चीज़ों का ध्यान रखना हमेशा। सिर्फ लैंड पे ही नहीं होते, मरीन में भी होते हैं। जो पानी में होते हैं उनको मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ बोलते हैं, ठीक है। और ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ही डिक्लेयर किए जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उससे पहले जब 1970 में वाइल्ड लाइफ पॉलिसी आई तो बहुत देखा गया कि बहुत ज़रूरत है एक्ट की जो कि कंजर्व करे वाइल्ड लाइफ को। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया, और वही वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 एक्ट के डिफरेंट अमेंडमेंट्स में, जैसे 2006 के अमेंडमेंट्स पे उससे NTCA दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है। उसी के अंदर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाते हैं हमने, ठीक है। और फिर जब हमने एक एरिया प्रोटेक्ट कर दिया तो अब बेसिकली हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब क्या था कि हमने इतना नुकसान कर दिया था कि अब हमें वहाँ की जो कुछ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ानी थी। कुछ चीज़ों की पॉपुलेशन इतनी कम हो गई थी कि उसे ह्यूमन सपोर्ट की ज़रूरत थी उल्टा बचाने के लिए। तो उसके लिए हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए, है ना। ऐसे आज के समय में ये 2021 का डाटा है, अभी तो ये 2022 में इंक्रीज़ हो गया है। हम कमेंट बॉक्स में आपको अपडेट कर देंगे। नेशनल पार्क्स इंडिया में 2021 दिसंबर 2021 में 106 थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 564 थी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़्यादा रहेंगी। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या फ़र्क होता है वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे 2 मिनट बाद। कम्युनिटी रिजर्व्स थे एंड कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व्स थे और कम्युनिटी रिजर्व्स थे। जो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम सेक्रेड ग्रुप्स का, सेक्रेड ग्रुप्स वो भी एक टाइप की कम्युनिटी रिजर्व ही होते हैं। तो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है हमारे पास? 3.73% एरिया कहाँ पे है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के पास है। ये टोटल एरिया की बात कर रहे हैं। नेशनल पार्क्स में 1.3%, ऐसे ही कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व में 0.14 एंड कम्युनिटी रिजर्व में 0.04। तो आप इसको याद कर लें, किसी भी दिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि ज़्यादा एरिया किस में है, और उस दिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में के पास ज़्यादा एरिया है या नेशनल पार्क्स के पास। बिना सोचे समझे जब आप याद करिएगा तो आपको याद आएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के पास ज़्यादा है, उसके बाद नेशनल पार्क, देन कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड एट लास्ट कम्युनिटी रिजर्व्स। नाउ व्हाट इज़ द नेशनल पार्क? नाउ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोथ आर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसको स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, याद रखना। इट इज़ नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट बट स्टेट गवर्नमेंट उसका। और उसके भी ऐसा ही नहीं कि हमने किसी भी एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर दिया, उसके भी कुछ मापदंड हैं, उसके भी कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं, जैसे बाय द रीजंस ऑफ इट्स इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल,
जियोमॉर्फोलॉजिकल और जियोलॉजिकल एसोसिएशन और इम्पोर्टेंस नीडेड टू फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रोपोगेटिंग और डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ देयर इन और इट्स इन्वायरमेंट। तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ जो या वाणिज्य संपत्ति है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उसको इम्प्रूव करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अगर समझती है कि इस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, तो वो एक एरिया को जिसकी एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो, जिसकी एक फॉनल इंपॉर्टेंस हो, जिसकी एक फ्लोरल इंपॉर्टेंस हो, या जियोमॉर्फोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो, या जियोलॉजिकल एसोसिएशन उसका इतना इंपॉर्टेंट हो, उसको जो है प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर सकती है। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नेशनल पार्क के अंडर अलाउड नहीं होती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ परमिटेड इनसाइड द नेशनल पार्क। अब एक चैप्टर 4 है WPA 1972 का। अच्छा, नेशनल पार्क जो है मैंने आपको बता दिया पहले, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ही घोषित किए जाते हैं या नोटिफाई किए जाते हैं। चैप्टर 4 1972 याद रखना। 1972 में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास पावर है कि वो कुछ एक्टिविटीज़ को परमिट कर सकता है, और वो भी उसके पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। वो एक्टिविटीज़ उसके भी कुछ रीजंस या उसके क्राइटेरिया, उसको पहले वो एक्टिविटीज़ फुलफिल करेंगी, तभी जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है स्टेट के, उन एक्टिविटीज़ को परमिट कर सकते हैं नेशनल पार्क्स के अंडर। जैसे वो एक्टिविटीज़ मोर ऑफ द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पसेस के लिए ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वैसे रिसर्च के लिए ज़्यादा होती हैं, एजुकेशन के लिए तो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ले आते हैं। अब नेशनल पार्क जो है, अगर हम लेवल प्रोटेक्शन की बात करें, अगर हम एक प्रोटेक्शन मीटर बनाएं, तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड हमारे नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोटेक्टेड है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एनी एरिया अदर देन, ये हमेशा याद रखिएगा। अब छोटी छोटी समय आ चुका है कि इन्वायरमेंट में आप छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दें। एनी एरिया अदर देन एरिया कंप्राइज्ड विद एनी फॉरेस्ट रिजर्व और टेरिटोरियल वाटर्स, मतलब ये दोनों इसके अंदर नहीं आ पाएंगे। कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एज अ सेंचुरी इफ सच एरिया इज ऑफ एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फ्लोरल, faunal, geomorphological, geological significance for the purpose of protecting, propagating और developing wildlife or its environment। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में ऐसा कतई ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्रोहिबिट हो। वहाँ पर भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड हैं, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, और वो एक्टिविटीज़ जो अलाउड हैं दैट इज़ ऑल्सो गिवन अंडर चैप्टर 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब डिफरेंस क्या है भैया नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? एक तो प्रोटेक्शन का चक्कर है, नेशनल पार्क ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कम प्रोटेक्टेड है। नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती एक्सेप्ट फॉर दी एक्टिविटीज़ परमिटेड बाय वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ कुछ जैसे ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ये सब इस टाइप की एक्टिविटीज़ परमिटेड होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बचाने के लिए भी बनाई जा सकती हैं। जैसे ग्रिजल्ड जाइंट स्क्वेरल को बचाने के लिए एक ग्रिजल्ड जाइंट स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है श्रीवल्लीपुर में। नेशनल पार्क के साथ ऐसा कोई भी खेल नहीं है। एंड ये याद रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट तो नोटिफाई करता है, बट सिमिलैरिटी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को नोटिफाई करने की। तो आप ये समझ लीजिए कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है इसको नोटिफाई करने की, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन आ जाए कभी और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों दिया हुआ, तो स्टेट गवर्नमेंट ही मार के आना। देन कंजर्वेशन रिजर्व, अब भैया ये एक और बना दिया हमने 1972 में ही। ये वो एरिया है जो कि अनइनहेबिटेड है। अब क्या हुआ कि हमने नेशनल पार्क तो बना दिया, लेकिन नेशनल पार्क के अराउंड कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी, ठीक है। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या हुआ कि भैया यहाँ तो पार्टियाँ चल रही हैं, तो गवर्नमेंट को लगा यार थोड़ा सा बफर जोन बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा चलो कंजर्वेशन रिजर्व बनाते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं? देखो, तो वो अनइनहेबिटेड होते हैं, वहाँ कोई लोग नहीं रहते हैं, बट वो जो एरियाज़ होते हैं उनको सब्सिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है बाय द कम्युनिटीज़, एंड जो कि वो कम्युनिटीज़ जो वहाँ अगल बगल रहती हैं, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कंजर्वेशन रिजर्व वो एरियाज़ हैं जो कि अनइनहेबिटेड है, जहाँ कोई रहता नहीं है, बट लोग वहाँ आते जाते रहते हैं अपनी सब्सिस्टेंस एक्टिविटी को या अपनी सब्सिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। खेती कर लेते हैं, कुछ उगा लेते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत बड़ा होटल बना दिया। कंजर्वेशन रिजर्व्स में भी
बड़े बड़े एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है। और इसको एक्चुअली ये ओरिजिनल एक्ट में नहीं था, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग एक्ट्स इवॉल्व, सोसाइटी इवॉल्व होती है, सोसाइटी मैच्योर होती है, उसी के रिलेशन में लॉज को भी इवॉल्व होना पड़ता है, उनको मैच्योर होना पड़ता है। इसीलिए जो कम्युनिटी रिजर्व का कॉन्सेप्ट है या कंजर्वेशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, दोनों को जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2002 से लाया गया था, ठीक है। एक जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसमें अमेंडमेंट आई जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, और उसने इन्हें ऐड किया। अब हमारे पास है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़। देखो अभी तक तो ये जो नेशनल पार्क थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, कंजर्वेशन रिजर्व थे, आगे हम कम्युनिटी रिजर्व पढ़ेंगे, ठीक है, सीक्रेट ग्रुप्स पढ़ेंगे, तो ये सब जो तो लैंड पे हैं, पहले सीक्रेट ग्रुप्स पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी अपना लैंड वाले से ही है। तो सीक्रेट ग्रुप्स बेसिकली क्या है? सीक्रेट ग्रुप्स वो पैच ऑफ ट्रीज़ हो जाते हैं जिसमें या तो कम ट्रीज़ हो या बहुत ज़्यादा ट्रीज़ भी हो सकते हैं, जो कि लोकल फोक डिटीज से को डेडिकेटेड होते हैं, जो वहाँ की लोकल जनता है या वो वहाँ की लोकल जो लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो मानती हैं कि यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में हमारे भगवान वास करते हैं या कोई स्पिरिचुअल शक्ति है वहाँ पर, और इससे छेड़छाड़ करने से जो है हमारे ऊपर कोई बुरी बला या आपदा आ सकती है, ठीक है। तो मतलब पॉइंट ये है कि जो लोकल कम्युनिटी है वो मानती है कि वहाँ पे कोई शक्ति है और उसे डिस्टर्ब नहीं करना, अगर हमने उसे डिस्टर्ब किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, उसका प्रोटेक्शन भी अलग अलग टाइप से है। कुछ जो लोग हैं वो मानते हैं कि भैया बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, उधर तो जाने का ही नहीं है, ठीक है। कुछ होते हैं कि नहीं भैया ठीक है आप जाओ, पूजा वूजा करो, आप वहाँ के पेड़ों को मत काटो उनकी, लेकिन जो उस पेड़ से गिर रहा है, जो उस पेड़ से खुद गिर रहा है, लिटर हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट्स हो गया, आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे गारो एंड खासी जो ट्राइब्स हैं वो मानती हैं कि भाई कुछ यूज़ करने का ही नहीं है, उधर जाने का ही नहीं है, उधर अपने को ह्यूमन इंटरफेरेंस प्रोहिबिटेड है। लेकिन जो गोंड्स हैं वो मानते हैं कि ठीक है यार, जो फॉरेन पार्ट्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी को जो है हम डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, इससे हो क्या रहा है, इसको हमने लीगल प्रोटेक्शन देके किया क्या हो। अच्छा, ये सीक्रेट ग्रुप्स किस में है? आपका कम्युनिटी रिजर्व्स में, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व्स में। तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी? एक तो हमें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो गई। रिचार्ज ऑफ एक्विफायर से मदद करता है, क्योंकि क्या होता है, हमने आपको बताया है कि पेड़ की रूट्स ही होती हैं जो ज़मीन को सींचती हैं या संचय करती हैं, और सॉइल कंजर्वेशन होता है क्योंकि ये जो रूट्स हैं बाइंड करके रखती हैं उस सॉइल को, तो उससे क्या सॉइल कंजर्वेशन भी हो रहा है। तो कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो रही है, एक्विफायर्स रिचार्ज हो रहे हैं, एंड सॉइल कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ पे, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। A marine protected area is essentially a space in the ocean where human activities are more strictly regulated than the surrounding waters। जैसे जो पार्क्स हमारे पास लैंड में है, वही चीज़ जो हम किसी वाटर बॉडी को प्रोटेक्ट कर देंगे तो वो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया हो जाएगा। वो किसी भी नेचर, उसका कुछ भी नेचुरल रीज़न भी हो सकता है, उसका हिस्टोरिकल रीज़न भी हो सकता है, वो लोकल भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, क्रॉस बाउंड्रीज मरीन प्रोटेक्टेड साइट्स भी हो सकती हैं, कि मतलब जो मरीन बॉडी जो है दो देशों के बीच में है। अच्छा, बेसिकली इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कैटेगरी 1, 2, 3, और 3 को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो कैटेगरी 1 में तो वो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी। दिस कवर्स नेशनल एरियाज एंड सेंचुरीज एंड हैविंग एंटायर एरियाज इन इंटरटाइडल, सबटाइडल, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, क्रीक्स, सी ग्रास बेड्स, एल्गल बेड्स, एस्चुरीज, लगून, जहाँ पानी थोड़ा सा कम रहता है, ओशन जितना डीप नहीं है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल सुंदरबन नेशनल पार्क, वो एक टाइप का मरीन प्रोटेक्टेड एरिया ही तो है भाई। जो पेड़ हैं वो आधे तो पानी में डूबे हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो नेशनल पार्क एंड स्टेट नेशनल सेंचुरीज, जो कि एक टाइप के इंटरटाइडल या सबटाइडल जोन्स हैं, लाइक कोरल रीफ्स, क्रीक्स, ये सब एरियाज जो हैं उस कैटेगरी 1 में आ गए। कैटेगरी 2 में है आइलैंड्स, बस कैटेगरी 2 में ये याद रखना है आपको, आइलैंड्स विच है मेजर पार्ट्स इन मरीन इकोसिस्टम एंड सम पार्ट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। कैटेगरी अब 2 से जो है कैटेगरी 3 भी रिलेटेड है, याद रखना, कैटेगरी 2 से कैटेगरी 3 भी रिलेटेड है, क्योंकि कैटेगरी 3 भी बात करता है, दिस इंक्लूड्स एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। ऐसे एक 3A है, 3A बेसिकली इंटरटाइडल जोन की बात करता है। देखो इंटरटाइडल जोन क्या होता है, अब आपको पता है कि
जो समुद्र के किनारे जो जितनी भी जगह होती हैं वहाँ टाइड्स आते हैं। तो मान लिया किसी भी जगह पे जो अब जब हाई टाइड है तो यहाँ तक आता है, जब लो टाइड है तो पानी यहाँ चले जाता है। इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको इंटरटाइडल जोन कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं इंटरटाइडल जोन, ठीक है। इन दोनों का हाई जब टाइड होगा जो जहाँ तक आ जाएगा और लो में जितना सबसे कम पीछे चले जाएगा, इस दोनों के इसके बीच के एरिया क्या बोलते हैं इंटरटाइडल जोन। कैटेगरी 3 किससे डील करता है, इंटरटाइडल जोन से। ऐसे ही द मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया कंप्राइज 33 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डेडिकेटेड अंडर, इसको भी किसके अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के अंदर ही डाला गया है। और ये वन ऑफ द रिचेस्ट कोस्टल हैबिटेट्स भी है। जैसे अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मरीन नेशनल पार्क एंड मरीन सेंचुरी इन गल्फ ऑफ कच्छ, ये एक MPA बनाते हैं। मतलब देखो ये क्या होता है, एक थोड़ी सी पानी की बॉडी, उसके बगल में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लग रही है, एक पानी की बॉडी, उसके बगल में कोई नेशनल पार्क लग रहा है, ये पूरा बन के एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाता है, ठीक है। ये दोनों मिलके या इसको जब आप जोड़ देंगे तो ये मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही भीतरकनिका नेशनल पार्क और भीतरकनिका सेंचुरी और उसके एडजॉइनिंग बहुत सारा पानी वाला जो एरिया वो एक मरीन नेशनल पार्क है। तो ऐसे इंडिया में 31 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, ठीक है। इंडिया में कितने मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, 31, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमें कंजर्व करना है। तो अब कुछ चीज़ें बहुत बेच रहे होंगे हम लोग की चीज़, और जब वो जिसकी कमर्शियल वैल्यू अच्छी मिलेगी तो उसका एक्सप्लॉयटेशन भी ज़्यादा होगा। जब उसका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा तो सरकार उस पर रोक लगा देगी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उस पर बैन है, ठीक है। और भी बहुत सारे कस्टम्स एक्ट हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं जिसके ऊपर जो एक्सपोर्ट पे जो है बैन है, वो उसको जो है प्रोहिबिटेड, जो गुड्स हैं वो प्रोहिबिटेड है। जैसे वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स, फ्यूल वुड, वुड चारकोल, मीट ऑफ बफेलो, पिकॉकटेल फेदर्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड आर्टिकल्स, शेविंग्स एंड मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स ऑफ सेविंग्स ऑफ शेड एंटलर्स ऑफ चीतल, सांबर। हाँ भाई, सींग निकाल लेते थे ना, जो बारहसिंगा के सींग ही काट लिया, ये इस सब की चीज़ें जो है एक्सपोर्ट जो है प्रोहिबिटेड है। देखो एग्जाम्पल देते हैं सैंडलवुड। अगर सैंडलवुड तो आपको पता ही होगा, आपने अपना जो पुष्पा भाई एक्सपोर्ट करता था चाइना में, पुष्पा भाई ले आता था ना अपना ट्रक को, तो वही होता है रेड सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी जिसको बोलते थे, वो वहीं सचाचलम के जंगलों में ही पाई जाती है, एंडेमिक है वो वहाँ पे, और उसकी कमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो बैंड एक्सपोर्ट, इसलिए जो है बार बार इतने करप्शन भी था, आपने मूवी देखी होगी, ठीक है। उसको रेड सैंडल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो सैंडलवुड हो गया, ये रेड सैंडल जो है ये रेड सैंडलवुड ही है, ठीक है। ये पुष्पा भाई एक्सपोर्ट करते थे। सैंडलवुड होता है, चंदन होता है सिंपल है, जो आप टिक्के के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो और जगह भी मिल जाता है। अब बात करते हैं, ये तो हमारे नेशनल इनिशिएटिव्स थे, अब ग्लोबल इनिशिएटिव भी हुए ही होंगे। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या बोलता है, इज एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम दैट एम्स टू एस्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर एनहांसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। इसके अंतर्गत हम कुछ इस्टेब्लिश करेंगे, तो वो हम इस्टेब्लिश करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाएंगे। अब बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फ़र्क क्या है, लोगों को लगता है कुछ फ़र्क है, बट बायोस्फीयर रिजर्व का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो प्रोटेक्शन है उसको मोर हॉलिस्टिक बनाया जाए, मोर कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए, उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए, ताकि वो जो एरिया है उसको बेहतर तरीके से कंजर्व और प्रिजर्व किया जाए। तो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व में एक एलिमेंट और जुड़ जाता है कि द प्रमोशन ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़ एंड पीपल टू मैनेज द लैंडस्केप एंड द इकोसिस्टम इन देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। इसी के लिए मैप प्रोग्राम आया था। मैप प्रोग्राम किसके अंडर है, यूनेस्को के अंडर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है भैया, साइंस और सोशल साइंस को मिक्स करते हैं, एक बड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और हमें धरती को बचाना है, लैंडस्केप्स को बचाना है, तो एक नया कॉन्सेप्ट लाते हैं। और इसलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसके अंदर हम लोगों ने बना दिया बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व का एक बड़ी अच्छी लाइन है, अगर याद रख सकते हो तो याद रख लेना, स्टार्टिंग कर सकते हो आप कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड दे आर द लोकल सॉल्यूशंस टू ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है एक, यूनेस्को का। 1971 में इसका कॉन्सेप्ट आया था, इंडिया में 1976 में फॉर्मली लॉन्च हुआ। इंडिया में भी 1976 में वो, वर्ल्ड में भी ये आते आते इसको लग गया था 1976 के आसपास, बट जो ये पूरा आइडिया है ये 1971 का है, ठीक है। और इंडिया भी उसके साथ साथ चल रहा है।
इंडिया ऐसा कुछ नहीं है कि उस टाइम वर्ल्ड के पीछे थे कि 20 साल पहले आ गए, 20 साल बाद हमने अपनाया। हम साथ साथ इसके चल रहे थे एक्चुअली। और इसका आइडिया क्या है, इसका फंक्शंस क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जब हम नेशनल पार्क ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे थे तो हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम कल्चरल डाइवर्सिटी की भी बात करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज सोशो कल्चरली एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, लॉजिस्टिक सपोर्ट अंडरपिनिंग डेवलपमेंट थ्रू रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल्स। तो इसमें जो है बेसिकली लोग ऐड हो जाएंगे, पीपल आ जाएंगे, उनका पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे वो मिलके और ढूंढेंगे कि भैया ठीक है हमें डेवलपमेंट तो करनी है, लेकिन डेवलपमेंट सस्टेनेबली कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। अब बेसिकली अब हमने एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाया तो बनता कैसे है, एक हम कोर जोन बनाएंगे। तो कोर जोन जो होता है बड़ा हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है, इसमें सबसे हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होगा। ये एक नेशनल पार्क हो सकता है। बायोस्फीयर जो है थोड़ा सा बड़ा होता है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से। नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व का कोर जोन हो सकता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। देन एक बफर जोन बनाएंगे हम। बफर जोन में हम कुछ एक्टिविटीज़ एजुकेशन से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड हम अलाउ कर देंगे। इसमें जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ लोग रहेंगे आपके इसके बगल। जब आप लोग और जब लैंडस्केप चेंज होगा तो उसके लिए हम एक ट्रांजिशन जोन बना देंगे, ठीक है। ट्रांजिशन जोन इज़ वेयर कम्युनिटीज़ फॉस्टर सोशो कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पे जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर सकते हो आप, ठीक है। बेसिकली ये बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट होते हैं कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व के 3 पार्ट हो गए, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन, ठीक है। देन बायोस्फीयर रिजर्व इंडियन अप्रोच की बात करें तो 1986 में मैंने आपको बताया, वर्ल्ड में ये 1971 में आ गया था। 1976 में मैप यूनेस्को ने इसको लॉन्च किया। इंडिया साथ साथ चल रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ और उसी को देखते हुए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया 1986 में, ठीक है। 1986 में इसको हमने लॉन्च कर दिया अपने देश में। 2 क्राइटेरिया बनाए हमने बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के, एक प्राइमरी क्राइटेरिया और सेकेंडरी क्राइटेरिया। प्राइमरी क्राइटेरिया में हमने बोला कि एक जो साइट है दैट मस्ट कंटेन एन इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया ऑफ वैल्यू ऑफ नेचर कंजर्वेशन। It should include additional land and water suitable for research and demonstration of sustainable methods of research management. The core area should be typical of biogeographical unit and large enough to sustain viable population representing all trophic levels in the ecosystem. बड़ी holistic definition दी हमने कि भैया ये वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया बायोजियोग्राफिकल यूनिट, ठीक है। अब हमने आपको पढ़ाया बायोजियोग्राफिकल रियल्म्स, बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। अब बायोजियोग्राफिक रियल्म्स के अंदर क्या आता है, बायोजियोग्राफिक प्रोविंस। जैसे रियल्म क्या हो गया, इंडो मलायन एक बायोजियोग्राफिकल रियल्म है, उसके अंदर बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस हो गए बहुत सारे, उसके अंदर एरियाज़ हो गए। जैसे ट्रॉपिकल ड्राई एंड डेसिडियस फॉरेस्ट में कैसे आपका क्या आ जाएगा, एक आ गया का ट्रॉपिकल ड्राई एंड डेसिडियस फॉरेस्ट में आपका कौन सा एरिया आ जाएगा, इंडो या इंडस गंगा वाला मानसून फॉरेस्ट वाला रीजन, इंडो गंगेज मानसून फॉरेस्ट। ऐसे ही डेजर्ट और सेमी डेजर्ट, तो ये क्या हो गया, रियल तो आपको इंडो मिलाया नहीं है। बायोजियोग्राफिक प्रोविंस कौन सा हो गया उसमें, इंडो या सॉरी डेजर्ट या सेमी डेजर्ट, और उसके अंदर कौन सा एरिया हो गया, थार डेजर्ट। तो बायोजियोग्राफिकल रियल्स, उसके अंडर बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस, ठीक है। फिर हमने कहा कि ठीक है प्राइमरी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, लेकिन हम उन एरियाज़ को भी बायोस्फीयर रिजर्व बना देंगे जो कि जिनमें कि सॉइल डाइवर्सिटी हो, रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो, माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हो एंड इंडिजीनियस वैराइटीज़ ऑफ बायोटास हो, जिनमें पोटेंशियल हो फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल और रूरल मोड्स ऑफ लिविंग फॉर हार्मोनियस यूज ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। बस आप समझ जाओ, इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिकली एक प्राइमरी क्राइटेरिया, सेकेंडरी क्राइटेरिया। प्राइमरी क्राइटेरिया ये है कि ये तो होना ही चाहिए, ये फुलफिल हो जाएगा, हम एक एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया बनाएंगे। सेकेंडरी क्राइटेरिया क्या बनाया कि भैया ठीक है, जहाँ एरियाज़ जहाँ पे आपका इंडिजीनियस वैराइटीज़ ऑफ बायोटा होगा उसको भी हम प्रोटेक्टेड एरिया बना देंगे। नाउ मैंने ये आपको समझा दिया कि हाउ बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरियाज। बेसिकली वो उसका स्कोप वाइडन करता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। लोकल कम्युनिटी का जोड़ता है, लोगों पे ज़्यादा ध्यान देता है, लोकल नेचुरल एंड कल्चर को जोड़ने की कोशिश करता है, उसको आपस में ले जाने की कोशिश करता है।
वो लोकल सॉल्यूशन देता है ग्लोबल प्रॉब्लम्स की, ठीक है। उसके लिए हमने एक कमेटी भी बनाई हुई है, जैसे एक इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, वो एडवाइस करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, गाइडलाइंस देती है, प्रोग्रेस रिव्यू करती है, कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, उसी चीज़ का सबका ध्यान रखती है, ठीक है। और जो ये ये जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, ये बेसिकली मैप प्रोग्राम के अंडर है, उसको इसकी और पूरी देख रेख कौन करता है इसकी, यूनेस्को, ठीक है। तो भैया बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो बेसिकली इसके तहत फिर हमने 2022 तक क्या किया, हमने एक 18 बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से हम बायोस्फीयर रिजर्व अलग बनाते हैं, मैप लिस्ट अलग होती है, जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो अलग हैं। तो हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से 12 जो हैं मैप लिस्ट में है, दैट इज़ मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है उनका, उसके वो लिस्ट में है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको जो है थोड़ा ज़्यादा महत्व मिल जाता है, भाई यूनेस्को भी देख लेता है इनको, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये बाकी जो 6 बचे हैं वो कम इंपॉर्टेंट है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये 12 के 12 तो आपको पता होने चाहिए। तो जो सबसे पहला जो इंक्लूड हुआ था वो नीलगिरी था, देन गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नौकरेक, पंचमरही, सिंपलीपार, अचानक अमरकंटक, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। देन ग्रेट निकोबार, अगस्तमलैया, कंचनजंगा, लेटेस्ट अभी ऐड हुआ था पन्ना, ये एमपी में है। तो बेसिकली आप इनके स्टेट्स भी याद कर लें साथ साथ। नंदा देवी उत्तराखंड, नौकरेक आपका मेघालय में है, ठीक है, आपका गल्फ ऑफ मन्नार वेस्ट बंगाल में है। तो ऐसे ही आप सारे इसके देख लें, ये 18 भी पढ़ें, ठीक है। और इनमें से ये जो 12 हैं इसको भी, इसके स्टेट्स भी याद कर लें, और ये 12 मैप लिस्ट में इसको याद कर लें। देन ऐसे ही जैसे इंडिया में मैप प्रोग्राम के अंडर 18 में से 12 हैं, ऐसे ही अराउंड द वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो मैन प्रोग्राम में। तो ऐसी 738 साइट्स हैं 134 कंट्रीज़ में, उसमें से 22 ट्रांसबाउंड्री साइट्स हैं, मतलब वो 2 देशों में लाई करती हैं। उसको जो ओवरऑल देख रेख करता है वो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल करता है। और जो एम है इसका वो ये है कि इसका कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जो हमारे जो गोल्स हैं उसको भी हम अचीव कर पाएँ, वो भी इसका एक उद्देश्य है। जैसे नॉलेज शेयरिंग, पॉवर्टी रिडक्शन, ह्यूमन वेलबींग, कल्चरल वैल्यूज़ एंड सोशल वैल्यूज़ को बनाए रखना, पार्टिसिपेटरी डायलॉग, तो इस सब को जो है ये प्रमोट करता है, ठीक है। ऐसे ही जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स है, इट प्रमोट्स नॉर्थ साउथ एंड साउथ साउथ कोलैबोरेशन थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, थ्रू शेयरिंग नॉलेज, एक्सचेंजिंग एक्सपीरियंसेस, बिल्डिंग कैपेसिटी एंड प्रमोटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो आपने देखा कि कैसे प्रोटेक्टेड एरिया बहुत ज़रूरी हैं संपदा बनाने के लिए। कितने टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, नेशनल पार्क, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, आपके सीक्रेट ग्रुप्स, आपके कंजर्वेशन रिजर्व्स, सीक्रेट ग्रुप्स कम्युनिटी रिजर्व्स के अंदर आ जाते हैं, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़। फिर यूनेस्को ने एक मैप प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर आपने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, उसमें से आपके 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो हैं मैप लिस्ट में हैं। ऐसे ही अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबल इनिशिएटिव में वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क प्रोग्राम बनाया यूनेस्को ने। तो बेसिकली ये सब करा जा रहा है किस चीज़ के लिए, कि जो ह्यूमंस हैं एंड इन्वायरमेंट है, जो नेचर है, वो एक साथ चल सके। और आप हमारे साथ साथ चलते रहें और अपना कोर्स ख़त्म करें। तब तक के लिए, और हम आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।